जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं पर हौसले अलग अलग, कोई संघर्ष करके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह सेशन की शुरुआत हम लोग 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए देखें, यहाँ 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। देखिए, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। मतलब आपके संघर्ष का जो दौर है, अगर आप उसमें अपने आप को डिमोटिव कर लेंगे या आप अपनी हार मान लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। इसी कारण आप अपने आप को सकारात्मक थॉट के साथ और धनात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में किस दिवस को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है। अब यहां देखिए, पहला दिया गया है 10 सितंबर, दूसरा जो दिया गया है 11 सितंबर, तीसरा दिया गया है 9 सितंबर और चौथा जो दिया गया है 14 सितंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण या पेड़ पौधों की कटाई को रोका जाना या उनका नुकसान जो हो रहा है कटाई के द्वारा, उस नुकसान को रोकना। अगर हम यहां बात कर ले 11 सितंबर से तो अभी हाल ही में हम लोगों ने संत विनोबा भावे की जयंती किस दिन मनाई जाती है उसके बारे में भी पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को संत विनोबा भावे की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें सितंबर माह से, तो आपको जरूर याद रखना है 2 सितंबर, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह नारियल उत्पादक देशों के द्वारा घोषणा की गई। विश्व में सर्वाधिक नारियल कौन सा देश उत्पादित करता है? तो इंडोनेशिया है और भारत के परिप्रेक्ष्य में केरल है। अगर हम बात कर ले, यही अत्यंत महत्वपूर्ण है 14 सितंबर के बारे में, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि आपको याद रखना है मित्रों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण दिवस 16 सितंबर भी याद रखना है आपको। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ओजोन की संरक्षण के प्रति जागरूकता को प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ 2 प्रश्न और भी आपको याद रखने हैं मित्रों। जैसे आपने सुना होगा कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन, अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आपको इसे भूलना नहीं है और इसे जरूर याद रखना है कि चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। और कहां से? उत्तराखंड से यह प्रारंभ किया गया था। यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक एपीको आंदोलन के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। ये एपीको आंदोलन का संबंध किससे है? तो पेड़ों के कटाव को रोकने के लिए कर्नाटक में यह प्रारंभ किया गया था ये एपीको आंदोलन। और एपीको का आशय भी है कि पेड़ों को कटने से बचने के लिए या बचाने के लिए पेड़ों से लिपटना या पेड़ों को लिपट के रहना ही जो है ये चिपको आंदोलन या एपीको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। आइए एक पिक्चर के माध्यम से यहां देखिए, दिया गया राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। यहां 11 सितंबर को मनाया जाता है। 2 शब्द यहां लिखा गया है, सीने पर गोली खाएंगे पर पग ना तनिक डिगाएंगे, कर्मवीर यह रक्त बहाकर अपना वन शहीद कहलाएंगे। मतलब अगर पर्यावरण की रक्षा के दौरान हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो अपने प्राणों की आहुति हम देने के लिए तैयार हैं।
इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, ये जरूर ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आपको जरूर याद रखना है। देखिए यहां पर दिया गया, पहला ग्रेटर नोएडा, दूसरा वाराणसी, तीसरा गांधीनगर, चौथा हैदराबाद। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और यह 4 दिवसीय आयोजन है, ये 4 दिवसीय आयोजन है। अगर हम बात कर लें इससे पहले भारत में कब आयोजन किया गया था, तो 1974 ईस्वी में इससे पहले यह आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विश्व दुग्ध दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें यही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की मित्रों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है यह 27 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन की स्मृति में मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की स्मृति में। अब यहां पर एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है श्वेत क्रांति। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, या भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन के नाम से श्वेत क्रांति जाना जाता है। अलग एक प्रश्न भी है, आपसे पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, तो यहां भी आपको धोखा नहीं खाना है। ऑपरेशन फ्लड जो है यह दुग्ध उत्पादन से जाना जाता है, यह दुग्ध उत्पादन जो है ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। अब यहां देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, जैसे अगर हम बात कर लें यही ग्रेटर नोएडा के बारे में, तो भारतीय विरासत संस्थान कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। आपको याद होगा जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां बनाया जा रहा है, तो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां बनाया जा रहा है, ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। साथ ही साथ वाराणसी के बारे में याद रखना है मित्रों, SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के द्वारा SCO को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। किसे, वाराणसी को। SCO के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों, तो चुना गया है वाराणसी को। अगर हम बात करें गांधीनगर की, तो डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो विंग्स एयर शो का आयोजन कहां किया गया, तो हैदराबाद के बेगमपेट में विंग्स एयर शो का शुभारंभ किया गया। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपके लिए मददगार जरूर साबित होंगे। इन सारे प्रश्नों को आपको रिकॉल करते रहना है, देखते रहना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से इसकी थीम भी आपको याद रखना है, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। मतलब जो डेयरी उद्योग है इससे उद्यमिता भी और साथ ही साथ पोषण दोनों इससे जुड़ा हुआ है डेयरी फार्म से। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज की सीरीज में यहां से बनने वाले जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देंगे। देखिए यहां दिया गया हाल ही में यूएस ओपन 2022 का एकल पुरस्कार का खिताब किसने जीता। देखिए हमारे विकल्प जो दिए गए हैं दोस्तों, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज और कैस्पर रूड। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहां का जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा, कार्लोस अल्कराज। अब यहां से जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम हैं जो 4 हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। अगर क्रम हमको याद है तो यहां की जो
प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी होते हैं उनके देश से प्रश्न पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ कौन उप विजेता रहा, यहां से लगातार प्रश्न बने हैं। तो 1 बाय 1 करके अगर हम इनको रिकॉल कर लें तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। तो आइए हम शुरुआत करें। तो सबसे पहले साल का पहला जो टेनिस ग्रैंड स्लैम है उसे ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब यहां 2022 की बात हो रही है तो हम शॉर्ट में महिला और पुरुष को देखते जाएंगे कौन विजेता रहा। और यह एकल प्रतियोगिता की बात हो रही है मित्रों, क्योंकि परीक्षाओं में जो है एकल प्रतियोगिता का प्रश्न ज्यादा बना है, युगल का कम। तो हम यहां देखें ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है। अब यहां आपको याद रखना है कि राफेल नडाल किस देश के हैं, स्पेन से संबंधित हैं। अगर महिला की बात करें तो एशले बार्टी हैं, ये कहां से हैं, ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित हैं और इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा भी की है। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन ये दूसरा साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इसमें एक बार पुनः पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने यह ग्रैंड स्लैम जीता। साथ ही साथ अगर महिला वर्ग की बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है जो महिला वर्ग में है इनको आपको याद रखना है ईगा स्वेटेग जो हैं ये महिला वर्ग में इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। अगर हम बात करें इसके बाद विंबलडन 2022। अब पुरुष वर्ग में अगर हम बात करें यहाँ ईगा स्वेटेग ये पोलैंड से संबंधित है, पोलैंड देश की हैं। अगर विंबलडन की बात करें 2022 की तो पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये कहां के खिलाड़ी हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और अगर महिला वर्ग की बात करें तो पहली एशियाई महिला या पहली कजाक महिला या कजाकिस्तान की महिला एरिना रिवाकीना जो हैं इन्होंने जीता। अगर हम ये जो यूएस ओपन है ये लास्ट सत्र का अंतिम होता है यूएस ओपन, और इसमें अगर अभी हाल ही में हमने महिला के बारे में पढ़ा था कि महिला का खिताब एकल का खिताब किसने जीता था, तो ईगा स्वेटेग ने जीता। और टेनिस की महिला वर्ग की खिलाड़ी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई हैं, ईगा स्वेटेग बन गई हैं और ये इनका पहला यूएस ओपन का खिताब था। अगर हम बात करें यहां पुरुष, जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में स्पेन के हैं, इनका नाम है कार्लोस अलखराज हैं और इन्होंने यूएस ओपन पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। खास बात इनसे यह है कि ये मात्र 19 वर्ष या सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं और ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी पुरुष वर्ग में टेनिस के कौन हो गए हैं, ये कार्लोस अलखराज हो गए। ये कहां से संबंधित हैं, स्पेन से संबंधित हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से ईगा स्वेटेग को दिखाया गया है, साथ ही साथ कार्लोस अलखराज को दिखाया गया है। आपको देश जरूर याद रखना है, ये पोलैंड से संबंधित हैं और ये स्पेन से संबंधित हैं। इन्होंने किसे पराजित किया है, तो कैस्पर रूड को पराजित किया है। अगर हम बात करें इन्होंने किसे, तो ट्यूनीशिया की ओंस जुबेकर को इन्होंने पराजित करके ईगा स्वेटेग ने यूएस का खिताब जीता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा 17A, यहां देखिए दिया गया YD 126531 का संबंध किससे है। अब देखिए यह डिजिट में संख्या दी गई है। अब यहां से आपको गलत नहीं प्रश्न करना है। पहला दिया गया उपग्रह परीक्षण है, दूसरा छोटा जहाज या स्टील्थ फ्रीगेट है, तीसरा लंपी बीमारी की दवा है, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर भी सही होगा, यह छोटे जहाज या छोटा जहाज है जिसे स्टील फ्रीगेट के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर स्टील फ्रीगेट का आशय क्या है, तो जो दुश्मन के
राडार से पकड़ में ना आए, या ऐसी तकनीकी या इस तकनीकी का उपयोग के द्वारा दुश्मनों की राडार से ये दूर रहे, उसे नाम दिया गया है स्टील्थ फ्रिगेट। अब ये किसके द्वारा बनाया गया है, दूसरा प्रश्न आपका है, तो ये मझगांव शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। ये कहां स्थित है मित्रों, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब यहां से अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना है, इसका जो स्टील्थ फ्रिगेट है इसके बारे में अन्य सारी जानकारियों को अभी एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहां एक पिक्चर दिखाया गया है, जिसे लॉन्च वेट इसका क्या है, देखिए 3510 टन का इसका वेट है। अगर लेंथ की बात करें मित्रों तो 149 मीटर लंबा है। अगर डेप्थ की बात करें तो 17.8 मीटर जो है ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई है। यहां देखिए डिजाइंड बाय दिया गया है ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टेड बाय मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड MDL, इसके द्वारा बनाया गया है। आइए प्रश्न के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हैं जिनको हमको देखना है। अगर हम बात कर लें यहां इसके बारे में, हम लोगों ने हाल ही में देखा है INS विक्रांत। यहां से आपको जानना है INS विक्रांत के बारे में। तो हाल ही में INS विक्रांत जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी पोत विमान है, इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है, कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा इसे बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसे भारतीय सेना नौसेना में कब शामिल किया गया, 2 सितंबर को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अगर हम बात कर लें यहां पर, हाल ही में चर्चा में रहा है INS बलसुरा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड के नाम से किसे प्रदान किया गया है, या प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो INS बलसुरा को सम्मानित किया गया है। हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहा है प्रोजेक्ट 75 आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो 6 पनडुब्बियां हैं, उन पनडुब्बियों के सीरीज को क्या कहा गया है, प्रोजेक्ट 75। इसमें कौन कौन से हैं, अगर बात करें, पहला करंज है, दूसरा कलवरी है, तीसरा आपका खंडेरी है और बेला है, साथ ही साथ बागीर है और बागसीर। ये जो 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, इनको संयुक्त रूप से 75 के नाम से जाना जाता है, या प्रोजेक्ट 75 के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो हाल ही में हमने देखा है INS सिंधु ध्वज। INS सिंधु ध्वज 35 वर्ष के बाद डीकमीशन किया गया है। किसके द्वारा, नौसेना के द्वारा डीकमीशन किया गया है। अगर हम बात करें ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो INS तलवार के द्वारा प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन नमस्ते। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, हाल ही में किसे ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहां से हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा का दृश्य भी बना रहा है, चर्चा का परिदृश्य भी रहा है। तो देखिए पहला विकल्प है आपका प्रिंस फिलिप, दूसरा किंग चार्ल्स फर्स्ट, तीसरा दिया गया है किंग चार्ल्स थर्ड, और चौथा दिया गया किंग चार्ल्स द्वितीय। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर C सही है, किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। अब हाल ही में आपको ध्यान रखना है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ, और इनके स्थान पे ब्रिटेन का नया सम्राट किसे घोषित किया गया है, तो चार्ल्स
किंग्स चार्ल्स तृतीय को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्रिटेन के सबसे अधिक कार्यकाल महारानी का किसका रहा, तो ये एलिजाबेथ द्वितीय का रहा। इन्होंने 70 वर्ष से अधिक ब्रिटेन के सम्राज्ञी के रूप में कार्य किया। अगर हम बात करें इनकी ताजपोशी कब हुई थी, तो 1953 ईस्वी में इनकी ताजपोशी हुई थी और ब्रिटेन की महारानी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें इनके पति का क्या नाम था, तो इनके पति जो थे वो प्रिंस फिलिप जो थे ये इनके पति थे। अब यहां से आपको एक प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि ग्रेट ब्रिटेन किन किन देशों को मिलाकर बनता है, तो आपको याद रखना है स्कॉटलैंड, साथ ही साथ आपको याद रखना है वेल्स, और आपको याद रखना है इंग्लैंड और आयरलैंड। इनको संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, ये किंग्स चार्ल्स तृतीय हैं और इनकी अवस्था जो है ये 73 वर्ष की अवस्था में इनको ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। और ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है जिनका हाल ही में निधन हो गया। प्रिंस ऑफ द वेल्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहां पिक्चर दिखाया गया। अगर हम यही बात कर लें हाल ही में ब्रिटेन से संबंधित कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है लिज ट्रेस जो हैं ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। ये महिला के रूप में तीसरी हैं। कौन है, महिला के रूप में तीसरी प्रधानमंत्री हैं। और यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, ब्रिटेन की गृह मंत्री के रूप में किस भारतीय मूल महिला को नियुक्त किया गया है, तो सुएला ब्रेबरमैन जो हैं, सुएला ब्रेबरमैन, इनको ये भारतीय मूल की हैं, इनको ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय का स्थापना कहां किया जाएगा। देखिए पहला दिया गया धौलावीरा, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा बनावली, चौथा लोथल। यहां जो सही हमारा विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर 20 सही होगा, राखीगढ़ी। अब इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हमको यहां से हड़प्पा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण स्थल दिए होते हैं और वहां पूछा जाता है कि ये स्थल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो यहां हम देखें धौलावीरा का संबंध किससे है, तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। और आपको याद होगा मित्रों कि यूनेस्को के द्वारा 40वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है भारत का, तो धौलावीरा है। अगर बात करें राखीगढ़ी की, तो इसका संबंध हरियाणा से है और ये किस नदी के तट पर था, तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित था। साथ ही साथ अगर बनावली की बात करें तो इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। अगर लोथल की बात करें तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। वो कहां बनाया जाएगा, तो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जिसे हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा या पत्तन के नाम से जाना जाता था, वो कौन सा है, लोथल है। अब इस प्रश्न के माध्यम से अगर हम देखें राखीगढ़ी से संबंधित हरियाणा के संबंध में, तो हरियाणा का गठन 1966 ईस्वी में किया गया था और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं ये यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ हरियाणा से आपको याद रखना है 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन कहां किया गया, हरियाणा में। फोकस राज्य कौन सा रहा, जम्मू कश्मीर रहा। और फोकस देश कौन सा रहा, उज्बेकिस्तान रहा। अगर बात करें यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया, तो हरियाणा के पंचकुला में किया गया। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहां है, तो सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों, तो लिंगानुपात सबसे कम कहां है, हरियाणा राज्य में है, हरियाणा में है। अगर हम बात करें भारत में सबसे कम वनों की प्रतिशतता या वनों का क्षेत्रफल कहां है कम, तो वह कहां है, तो यह हरियाणा में है। अगर हम बात करें ई अधिगम योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो हरियाणा सरकार के द्वारा ई अधिगम योजना प्रारंभ किया गया। ये सारे प्रश्न
अवश्य रूप से आपकी सफलता में मददगार होंगे। आपको जरूर याद रखना है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निरंतर साथ चलना है। यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। यहां देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है उत्खननकर्ता के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए चंद हुदड़ो, तो इसके जो उत्खननकर्ता जो थे एनजी मजूमदार थे। अगर बात करें कोटदीजी की तो फजल अहमद थे। अगर बात करें रंगपुर की तो एसआर राव थे। और रोपड़ की बात करें यज्ञदत्त शर्मा थे। लोथल की बात करें तो एसआर राव थे। आलमगीरपुर की बात करें यज्ञदत्त शर्मा थे। और सुतका गेंडोर की बात करें तो आरएल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स थे। अगर बात करें बनावली की रविंद्र सिंह बिष्ट थे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वाईएसआर कल्याण मस्तु और वाईएसआर शादी तोहफा नामक योजना प्रारंभ किया? देखिए पहला दिया गया विकल्प तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी हैं। अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें वाईएसआर कल्याण मस्तु और वाईएसआर शादी तोहफा का शुभारंभ कहां से किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश से किया गया। अब आंध्र प्रदेश के बारे में अगर बात करें, आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। कब गठित हुआ था? 1956 ईस्वी में गठित हुआ था। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपने 13 नए जिलों का गठन किया। टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 30 जिलों की संख्या हो गई है आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि भारत में फल उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो फल उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए सब्जी उत्पादन और दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान कौन से राज्य का है? तो यहां अपना उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है। अगर बात करें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये क्रम कौन सा है? 12वां है। महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो यह भी आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। आपको यहां गलत नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव तो आप बताइए आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर युवा महोत्सव की बात करें, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात हो तो इसे आप पुदुचेरी जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो यहां से आपको याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टैलिन है। और यहां के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि है। अगर बात करें केरल से संबंधित तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान जी जो है राज्यपाल करें। अगर हम बात करें कर्नाटक की तो हेमंत बिस्व शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं और थावर चंद गहलोत जी यहां के राज्यपाल हैं। और समर्थ योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो समर्थ योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आइए इसी क्रम में यहां कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। जैसे अगर हम बात कर लें आंध्र प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क का आपसे पूछा जाता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। अगला देखें, हाल ही में किस देश के विदेश मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना ने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आई हुई हैं? अब यहां देखिए पहला दिया गया यूएसए, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा फ्रांस। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों यह विकल्प नंबर 4 सही होगा, फ्रांस। फ्रांस की विदेश मंत्री हैं कैथरीन कोलोन। ये भारत आई हुई हैं और इन्होंने जो भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता किया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये विभिन्न पक्षों पर वार्तालाप होने वाली है जिससे दोनों देशों के बीच में जो आपसी संबंध है वो और ज्यादा मजबूत बनाए जा सके या किए जा सके। अगर हम बात करें यहां फ्रांस की तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है मित्रों? पेरिस है। साथ ही साथ आपको याद होगा अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है
कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाता है। और बेस्ट फिल्म के रूप में किसे चुना गया? द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया। इसके अभिनेता, बेस्ट अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? इसमें बेस्ट अभिनेता के रूप में विल स्मिथ को चुना गया। अगर हम बात करें कि कांस फिल्म समारोह में आधिकारिक रूप से एंट्री पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो आधिकारिक रूप से एंट्री पाने वाला पहला देश भारत है। और जूरी मेंबर में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से कौन गई थी? तो दीपिका पादुकोण जो है ये जूरी मेंबर में शामिल हुई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। अभी हाल ही में जो हुआ है वो कौन सा क्रम था? वो 32वां था। कहां हुआ था? टोक्यो में हुआ था। और ये कौन सा होगा? 33वां होगा। 34वां कहां होगा? तो यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। 35वां कहां होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और यहां के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है। और पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है? तो भारतीय मूल की कमला हैरिस है। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो हाल ही में हमने बात किया है कि लीज ट्रेस जो है ये प्रधानमंत्री बनी है, तीसरी महिला है। और गृह मंत्री के रूप में कौन नियुक्त की गई है? तो सुएला ब्रेवर वे नियुक्त की गई हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहां की राजधानी क्या है? कैनबरा यहां की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की न्यूनतम भूमि क्या है? तो अरल झील जो है यहां की न्यूनतम भूमि है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। और यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैप के माध्यम से भी आपको देख लेना चाहिए। देखिए फ्रांस का मैप दिखाया गया है और इसमें इसकी राजधानी देखिए पेरिस, मध्य भाग में पेरिस को दिखाए जाने की कोशिश की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में डॉक्टर विलियम समोई रूटो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? यहां देखिए विकल्प हमारे जो दिए, पहला केन्या, दूसरा युगांडा, तीसरा रोमानिया, चौथा लेबनान। यहां से हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा, केन्या। अब केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। अब यहां से आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है मित्रों, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये मुख्यालय स्थित है आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में। इसका गठन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसी सम्मेलन के आधार पर यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर हम बात कर लें 2022 के विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की थीम क्या है? तो ओनली ऑन अर्थ जो है इसकी थीम है। अगर हम बात करें यहां से राजधानियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। अगर बात करें रोमानिया की, तो बुखारेस्ट, रोमानिया का बुखारेस्ट है इसकी राजधानी। अगर लेबनान की बात करें तो बेरूत जो है इसकी राजधानी है। अगर हम यही बात करें हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति, उनके देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। अगर हम बात करें हाल ही में मार्कोस फार्डिनेस जूनियर को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो मार्कोस फार्डिनेस जूनियर को। फिलीपींस की राजधानी क्या है मित्रों? तो ये मनीला है। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो यार लैपिड जो हैं ये इजराइल के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और यहां के प्रधानमंत्री नेप्ताली वेनेट है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका से याद रखना है दिनेश गुणवर्धने जी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और रानिल विक्रम सिंधे जो हैं ये राष्ट्रपति बनाए गए। अगर हम यही बात कर ले मित्रों, हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी
हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। अगर हम बात करें यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, तो कैटलीन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए एक मैप के माध्यम से केन्या को दिखाए जाने की कोशिश की गई है। यहां देखिए इथोपिया, अब इन देशों के किन देशों के साथ केन्या अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए उत्तर में आपको इथोपिया है। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा जो है ये इथोपिया की राजधानी है। यहां देखिए सोमालिया है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु जो है ये सोमालिया की राजधानी है। अगर हम बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। यहां देखिए विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया दिखाया गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विक्टोरिया झील किस देश में स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। अगर हम बात करें, देखिए युगांडा दिखाया गया है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। यहां देखिए सूडान दिखाया गया है, सूडान की राजधानी खार्तून है। एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यहां देखिए किनारे पे उत्तर की दिशा में यहां एक झील दिखाई दे रही है जिसे तुर्काना झील कहा जाता है। इसका नाम क्या है मित्रों? तुर्काना झील। यह प्रश्न पूछा गया था कि तुर्काना झील किस देश में स्थित है, तो ये देखिए केन्या है, केन्या में तुर्काना झील स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। यह देखिए दिया गया हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? यहां देखिए पहला दिया गया नीति आयोग, दूसरा रेलवे बोर्ड, तीसरा राजस्व खुफिया निदेशालय, चौथा सेबी। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। राजस्व खुफिया निदेशालय का एक ऑपरेशन है, ये इसका नाम है ऑपरेशन गियर बॉक्स। अब ऑपरेशन गियर बॉक्स क्यों पड़ गया है? क्योंकि जो गियर बॉक्स है उसका उपयोग गियर बॉक्स है, इसका उपयोग मादक पदार्थों के सेवन, मादक पदार्थों के तस्करी में इसका उपयोग किया जाने लगा। इसी कारण इसका नाम दे दिया गया ऑपरेशन गियर बॉक्स। किसके द्वारा? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। अब यहां पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। अगर बात करें मानव बलात् श्रम किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 23 में मानव बलात् श्रम का वर्णन है। अगर हम बात कर ले यहां मित्रों, हाल ही में रेलवे के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को कम करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है, तो निदान पोर्टल जो है यह किससे संबंधित है, तो निदान पोर्टल जो है ये रेलवे में जो मादक पदार्थों की तस्करी है उनको रोकने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। अगर हम बात करें भारत के केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जी जो हैं ये रेलवे के मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं। अगर बात करें सीईओ कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं ये रेलवे के सीईओ हैं। साथ ही साथ अगर महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देख लें कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो 18 रेलवे जोन हैं। और नवीनतम रेलवे जोन कौन है, तो नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये विशाखापट्टनम जो है ये नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 2 ट्रेनों के बचाव को रोकने के लिए किसको इजाद किया गया, तो कवच जो है इसका संबंध किससे है, तो 2 ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए कवच का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है, तो वासुकी नाम है इसका। और यह कहां से प्रारंभ किया गया, छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है यह 3.5 किलोमीटर लंबा और 295 डिब्बों वाला है।
अब यहां पर देखिए, अगर दिया गया नीति आयोग के बारे में, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और अगर सीईओ के बारे में बात करें तो परमेश्वरन अय्यर हैं। अगर बात करें यहां पर सेबी की, तो किस अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया? तो 1992 अधिनियम के द्वारा सेबी का गठन किया गया। और इसका कार्य क्या है? तो शेयर मार्केट की निगरानी करना या इसे संतुलित रखना इसका मुख्य कार्य है। और पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच जो हैं, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। और इसी क्रम में यहां 2 लाइन और आपसे कहना चाहेंगे। देखिए, यहां दिया गया है दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। मतलब आप अगर असफलताओं से डर रहे हैं तो आपको असफलताओं से डरना नहीं है, असफलता ही सफलता की कुंजी है। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए, आप जरूर सफल होंगे। मेरे द्वारा या चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।